Okay. In the previous lesson we discussed about price elasticity of supply, and today we will be looking into cross elasticity of demand. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज़ में, केस स्टडीज़ में, लॉन्ग क्वेश्चंस में. हर एंगल से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई बिलीव कि मेरी स्क्रीन आप लोगों से शेयर हो रही है. कोई बच्चा अगर जस्ट यस लिखते चैट में तो मेरे लिए थोड़ी तसल्ली हो जाएगी. ओके ठीक है, थैंक यू बेटा. सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस. इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन quantity demand of one product due to change in the price of another product. ठीक है, एक चीज़ की प्राइस चेंज होने से दूसरी चीज़ की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम जिस चीज़ की प्राइस चेंज हो रही थी उसी प्रोडक्ट की डिमांड पे हम इम्पैक्ट देखते थे. बट नाउ वी विल लुक इनटू द इम्पैक्ट ऑन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर प्रोडक्ट. और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है. इट इज़ कैलकुलेटेड एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इसको ज़रा लिख लें. अच्छा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को XED और CED दोनों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो XED इज़ इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट A डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट B. जी, अब ये जो A और B प्रोडक्ट्स हैं, ये किस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे. ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट भी हो सकती हैं, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं. जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ XED builds a relationship between number one substitutes and number two is complements. जी, सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं इनके बारे में ऑलरेडी आपको थोड़ा सा लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने इनको डिस्कस किया था. ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं. ठीक है, एक चीज़ की वजह से एक चीज़ अगर आपकी महंगी हो रही है तो आप दूसरी चीज़ ख़रीद लेते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता. बिकॉज दीज टू थिंग्स बेसिकली सर्व द सेम पर्पस. जैसे पेप्सी और कोक की एग्जांपल ले लें, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं. आजकल जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ का हमें ऑल्टरनेटिव मिल जाता है. जो लैपटॉप अभी आप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, पेन, हर चीज़, बुक यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है. सो सब्स्टिट्यूट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं. कॉम्प्लीमेंट्स क्या होती हैं. कॉम्प्लीमेंट्स जॉइंटली डिमांडेड गुड्स होते हैं. अगर एक चीज़ ख़रीदी है तो दूसरी ख़रीदना ज़रूरी होता है. कॉम्प्लीमेंट मतलब जो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं. एक चीज़ ख़रीदी है तो दूसरी ख़रीदेंगे तभी पहली चीज़ कंप्लीट होगी, वरना नहीं होगी. जैसे कार एंड पेट्रोल की एग्जांपल ली जाती है. अगर आपने कार बाय कर ली लेकिन पेट्रोल ना परचेज़ करें तो कार नहीं चला सकते. सो कार एंड पेट्रोल कंप्लीट ईच अदर, सो दे आर जॉइंटली डिमांडेड गुड्स. सो सब्स्टिट्यूट्स को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट्स आर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स दैट कैन रिप्लेस ईच अदर सच एज. एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकती है. पेप्सी एंड कोक बड़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है, हर टेक्स्ट बुक में आपको नज़र आ जाती है. और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव या डायरेक्ट भी इसे कह सकते हैं. इसमें जब XED की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा. और इस पॉजिटिव का भी एक सर्टेन इंटरप्रिटेशन है. क्या शो करता है अगर पॉजिटिव है तो.
देखिए, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि एक चीज़ की प्राइस बढ़ने से दूसरी की डिमांड भी बढ़ जाएगी, यानी दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ी। अगर एक चीज़ की प्राइस कम होगी तो दूसरी चीज़ की डिमांड भी कम हो जाएगी। ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है या पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सो डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या मैंने बताया, पॉजिटिव क्या बताया, कि जब दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़े, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो, ऐसे केस में हम पॉजिटिव लिंक या पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं। इसे हम मैथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल इफ प्राइस ऑफ पेप्सी फॉल्स देन the demand for coke will also fall। जी, अब ऐसे क्यों होगा? ज़ाहिर पेप्सी और कोक एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, दोनों कोल्ड ड्रिंक्स हैं। अगर एक की प्राइस कम है तो लोग उसको ख़रीदेंगे, दूसरी चीज़ को कम ख़रीदेंगे। अब यहाँ इस केस में पेप्सी सस्ती है तो पेप्सी लोग ज़्यादा ख़रीद लेंगे, कोक लोग कम ख़रीदेंगे। सो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड हुआ। ओके, सो अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि इन दोनों में रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा। जैसे दिस इज़ ओरिजिन पॉइंट, फॉर एग्जांपल दिस इज़ क्वांटिटी डिमांड फॉर, यहाँ पे डिमांड हम किस चीज़ की चेंज कर रहे थे, कोक की, क्वांटिटी डिमांड ऑफ कोक, और वाई एक्सिस पे हम ले रहे होंगे प्राइस ऑफ पेप्सी, प्राइस ऑफ पेप्सी। ओके, सो इस केस में XED जो होगी वो पॉजिटिव होगी। मतलब क्या है कि अगर इनिशियली लेट्स से कि पेप्सी की प्राइस $5 थी, तो लेट्स से कि लोग कोक ख़रीदते थे उस टाइम पे 100 कोक की यूनिट्स ख़रीद लेते थे। अब क्या हुआ कि पेप्सी सस्ती हो गई है, $5 की बजाय $2 पे इसकी प्राइस आ गई, तो कोक की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोक की डिमांड कम हो जाएगी, लाइक 50 यूनिट्स हो जाएगी, लेट्स अज्यूम। ठीक है, सो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। XED का जो ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे एक और चीज़ भी आई बिलीव कि ये आपने ड्रॉ कर लिए, अगर नहीं किया तो इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाएं ताकि हम जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म कर लें। ओके, सो एक और ग्राफ भी बना सकते हैं, इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ। अगर सपोज़ करें हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं कोक के लिए, क्योंकि हमने कहा था पेप्सी की प्राइस चेंज हो रही है, तो ये जो ग्राफ मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ये कोक के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम कि दिस इज़ डिमांड फॉर कोक, दिस इज़ सप्लाई ऑफ कोक इनिशियली, दिस इज़ ओरिजिन पॉइंट, ऑन एक्स वी हैव क्वांटिटी, दिस इज़ डिमांड, दिस इज़ सप्लाई, और ये क्वांटिटी किस चीज़ की है? कोक की क्वांटिटी है, कोका कोला की। सो आपके पास इनिशियल इक्विलिब्रियम ए पे होगा, जहाँ पे कोका कोला की जो प्राइस है ये यहाँ पे बेसिकली प्राइस ऑफ कोक की बात हो रही है। अब ये दोनों चीज़ें कोक के लिए हम बना रहे हैं। पहला जो था कोक और पेप्सी का हम देख रहे थे लिंक, अब देख रहे हैं पेप्सी की प्राइस कम होने से कोक की मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो अगर पेप्सी सस्ती होगी तो कोक की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, डिमांड कर्व लेफ़्ट को शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो क्योंकि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एक नॉन प्राइस फैक्टर होता है, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो अब आपके पास इक्विलिब्रियम E से E1 पे नीचे मूव कर जाएगा, और जिसकी वजह से प्राइस हमारी P से P1 की तरफ नीचे मूव कर जाएगी और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। पहले क्वांटिटी Q थी, अब क्वांटिटी Q1 हो जाएगी। अब चूँकि पेप्सी यानी ऑल्टरनेटिव टू कोक जो है वो सस्ता है, इस वजह से कोक की डिमांड कम हुई, कोक की डिमांड कम हुई तो डिमांड का लेफ़्ट को शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से अब कोक की प्राइस कम भी हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद इसकी डिमांड कम रहेगी क्योंकि ज़्यादा लोग स्विच कर जाएंगे पेप्सी की तरफ। एंड नाउ मूविंग टू द कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स कौन सी चीज़ें होती है? आई बिलीव ये ग्राफ आपने कंप्लीट कर लिया था। ओके, सो ये हमारे पास लाइक सब्स्टिट्यूट्स का लिंक था। एंड नाउ मूविंग टू द कॉम्प्लीमेंट्स। और कॉम्प्लीमेंट्स जैसे मैंने बताया, ये वो दो प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, एक ही वजह से दूसरी चीज़ की डिमांड पे भी फ़र्क पड़ेगा ज़ाहिर। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्स आर जॉइंटली डिमांडेड गुड्स जो एक दूसरे के साथ कंबाइंड यूज़ होती हैं। दीज आर जॉइंटली डिमांडेड गुड्स एंड दे कंप्लीट ईच अदर। इसकी एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक एग्जांपल, पॉपुलर एग्जांपल है कार एंड पेट्रोल की। सो कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर।
अब इनकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्स इज ऑलवेज नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों होगी? नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब रिलेशनशिप इन्वर्स बिल्ड होगा। अगर एक चीज़ की प्राइस कम होगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। इन्वर्स रिलेशनशिप क्या है कि एक चीज़ कम हुई दूसरी बढ़ गई, एक बड़ी दूसरी कम होगी। सो एक्सईडी फॉर कॉम्प्लीमेंट्स इज ऑलवेज नेगेटिव। एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ कार falls then the demand for petrol will increase. If the price of car falls then demand for petrol will increase. ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कार्स अगर सस्ती हैं तो लोग कार ज़्यादा खरीदेंगे, और जब कार ज़्यादा खरीदेंगे तो अल्टीमेटली उन्हें ज़्यादा पेट्रोल भी बाय करना पड़ेगा। तो दोनों का रिलेशनशिप एक तरह से इन्वर्स रिलेशनशिप बिल्ड होगा। इनका अगर लिंक हम एक ग्राफ के थ्रू शो करें कि एक चीज़ की प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ा, तो हम इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। दिस इज ओरिजिन पॉइंट एंड ऑन एक्स वी हैव क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेट्रोल एंड दिस इज एक्सईडी विच इज़ नेगेटिव, and on y-axis we have price of car. Okay, let's say कि price of car was initially P and demand for petrol was Q. Now what happened is कि price of car decreased to P1 and as a result quantity demand for petrol increased to Q1. So car सस्ती होगी तो पेट्रोल की डिमांड, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। जी, अगर हम इनका लाइक कार की प्राइस चेंज होने से पेट्रोल की डिमांड, पेट्रोल की मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको अगर हमें शो करना हो तो हमें ज़ाहिर इक्विलिब्रियम का ग्राफ बनाना होगा पेट्रोल के लिए। उसको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? आई बिलीव यू डन विद दिस। उसके लिए लाइक हमें क्या करना होगा कि नाउ वी आर प्योरली मेकिंग अ ग्राफ फॉर पेट्रोल। दिस इज ओरिजिन पॉइंट, ऑन एक्स वी हैव क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, ठीक है, ये पेट्रोल की क्वांटिटी है, यानी ये डिमांड एंड सप्लाई पेट्रोल के हैं, और वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ पेट्रोल की बात करें, प्राइस ऑफ पेट्रोल। कॉम्प्लीमेंट्स की जो प्राइसेस होती हैं वो भी डिमांड शिफ्टर होती हैं। सो दिस इज इनिशियल प्राइस एंड दिस इज इनिशियल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। अब अगर कार सस्ती होगी तो पेट्रोल की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड का पेट्रोल का राइट को शिफ्ट हो जाएगा डी से D1 पे, और इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली हमारा E से E1 पे चला जाएगा, जहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस P से P1 तक इंक्रीज हो जाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q से Q1 तक इंक्रीज हो जाएगी। सो ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बेसिक आइडिया था, और इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ की इंटरप्रिटेशन की एग्जांपल पूछ लेते हैं एग्जामिनर, उसको हम देख लेते हैं कि इसकी मल्टीपल वैल्यूज़ को किस तरह से हम इंटरप्रेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ वैल्यूज़ मैं अज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स अज्यूम के हमारे पास XED की वैल्यू एग्जामिनर हमें दे देता है, ये वैल्यूज़ ऑलरेडी बना के। अगर वो कहता है कि प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -0.5, या फिर वो कह देता है XED इज इक्वल टू +0.5, या वो कहता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू +1.5, या फिर वो कहता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -2, ठीक है। लेट्स ये कुछ वैल्यूज़ मैंने वैसे अज्यूम कर ली। प्लीज़ इन वैल्यूज़ का क्या मतलब होगा? जब भी आंसर नेगेटिव आ रहा हो इसका मतलब है कि ये क्रॉस इलास्टिसिटी शो कर रही है कि दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। सो XED, ये जो पहली एग्जांपल हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स, और 0.5 जो है वो लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 अगर आंसर हो तो डिमांड हम कहते हैं इनइलास्टिक होती है, इनइलास्टिक क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड सिनेरियो को देख लेते हैं। सेकंड सिनेरियो में हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू +0.5 है, प्लस साइन शो करते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप को। जब पॉजिटिव रिलेशनशिप हो तो प्रोडक्ट्स एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट्स होती हैं। सो सेकंड सिचुएशन शोज दैट दीज आर सब्स्टिट्यूट्स, और 0.5 लेस देन 1 है तो अगेन डिमांड हमारे पास इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक XED। ओके, सो नाउ मूविंग टू वैल्यू नंबर 3, इसको मैं 3 का नाम दे देता हूँ। अब अगेन हमारे पास प्लस आ रहे तो इट मीन्स कि ये क्या होना चाहिए? सब्स्टिट्यूट्स होने चाहिए या कॉम्प्लीमेंट्स होने चाहिए। तो डेफिनेटली लिंक पॉजिटिव हो तो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, और प्लस 1.5 इज ग्रेटर देन 1, जब आंसर ग्रेटर देन 1 हो तो इसको इलास्टिक XED कहेंगे, इलास्टिक डिमांड का नाम नहीं। एंड फोर्थ सिनेरियो अगर हम देखें तो XED -2 है, -2 भी अगेन माइनस साइन शो करेगा कि रिलेशनशिप नेगेटिव है। इट मीन्स कि ये दोनों प्रोडक्ट्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्स हैं और इनकी जो डिमांड है वो इलास्टिक डिमांड है। XED हमारे पास इलास्टिक है। ओके, सो ये कुछ वैल्यूज़ की इंटरप्रिटेशन थी। आई बिलीव कि इसके बारे में आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या मतलब है। द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू रिगार्डिंग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ XED। इसकी प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस क्या है? लाइक बिजनेसमैन को क्यों पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ XED। XED का नॉलेज एक बिजनेसमैन के पास क्यों होना चाहिए? ज़ाहिर है XED उन्हें गाइड करेगी कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस टाइम पे क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। सो अब हमारे पास हमने जैसे कहा कि सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स दो केसेस होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स के। अगर आप किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं तो तब आपको क्या करना होगा? अगर किसी प्रोडक्ट का आप कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं तो तब क्या करना होगा? जी, सब्स्टिट्यूट जैसे मैंने बताया कि दीज आर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स। अब इसमें इस केस में आपके जो एक्शंस हैं वो दूसरों के एक्शंस पे भी डिपेंडेंट होते हैं। जैसे सपोज़ करें कि
सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस अगर फॉल करती है तो आपको क्या करना चाहिए? एज अ बिजनेसमैन आपको नज़र रखनी होगी कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड सस्ती हो रही है तो अब आपको भी प्राइस को कम करना होगा, ठीक है। यू शुड ऑल्सो डिक्रीज़ प्राइस। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो चीज़ सस्ती होगी लोग उसकी तरफ मूव कर जाएंगे, आपकी डिमांड कम हो जाएगी एंड एज अ रिज़ल्ट आपको बिज़नेस लॉस होगा। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है तब आपको उसे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो महंगी है तो ऑटोमेटिकली उसका कस्टमर भी आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, सो आपको फ़ायदा हो जाएगा उसका। सो सब्स्टिट्यूट के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें प्राइसिंग डिसीजन के बारे में सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्स के केस में क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें गाइड करेगी कि हमें अपने स्टॉक्स किस तरह से मेंटेन करने हैं। स्टॉक का मतलब है कितना आपको स्टोर में रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्राइस ऑफ वन गुड फॉल, लेट्स से प्राइस ऑफ कार की एग्जांपल लेते हैं। इफ प्राइस ऑफ कार फॉल्स देन petrol sellers should hold more stock of petrol. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इनको भी नुकसान हो जाएगा। जैसे कार्स की प्राइसेस कम हो रही हैं तो ये इंडिकेट करे कि पेट्रोल की डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक है। तो अगर आप पेट्रोल सेलर हैं तो यू शुड कीप मोर स्टॉक ऑफ पेट्रोल बिकॉज आपके पास कस्टमर ज़्यादा आने वाले हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर ऐसे केस में आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, एज अ बिजनेसमैन आप अपने स्टॉक्स मेंटेन नहीं रखते, तो फिर यू विल लूज़ योर लॉयल कस्टमर्स। अब क्या इम्पैक्ट होगा कि अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आपका कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अगर इसको रिवर्स कर दें, अगर कार्स की प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं या बढ़ रही हैं तो फिर अब आपको पेट्रोल का स्टॉक कम कर देना चाहिए, आप अपने पास स्टॉक ना करें। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आप ऐसे केस में, ऐसी सिचुएशन में या ऐसे टाइम्स में अपना पेट्रोल का स्टॉक ज़्यादा कर रहे हैं जब लोग गाड़ियाँ नहीं ख़रीद सकते, तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। तो जब आपको पता चल गया कि पेट्रोल की डिमांड कम होने वाली है तो आप ज़्यादा स्टोर करने का मतलब है कि आपने ज़्यादा रिसोर्सेज उस पर एलोकेट कर दिए, ज़्यादा फंड्स आपने पेट्रोल के ऊपर एलोकेट कर दिए, जो कि इतना जल्दी स्टॉक क्लियर नहीं होंगे, सेल नहीं होंगे, तो आपको पैसे रिकवर नहीं हो सकते जल्दी। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प्स the businessmen to take decisions accordingly when they are making substitute products or complementary products. ठीक है, so this is it for this topic and further इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट कल की क्लास में देखेंगे।